नमस्कार। दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख मोर देन अ वैक्सीन इट इज़ अबाउट वैक्सीनेशन और द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख कोविड एंड ऑप्टिमिज्म के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल जीएस पेपर 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़ा हुआ है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। वैक्सीन, राष्ट्रवाद, मायने और चिंताएं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। अगर यह कहा जाए कि कोरोना महामारी के बाद पूरी दुनिया को कोविड वैक्सीन के निर्माण का सबसे ज़्यादा इंतज़ार है तो गलत नहीं होगा। इसकी पुष्टि के लिए यह जान लेना पर्याप्त है कि पूरी दुनिया में 100 से ज़्यादा वैक्सीन पर काम हो रहा है और हर कोई इसे जल्द से जल्द हासिल कर लेने की कोशिश में है। हालांकि वैक्सीन निर्माण के इस दौड़ में शॉर्टकट, जासूसी और अनैतिक रूप से जोखिम लेने जैसे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन इन सबसे कहीं आगे वैक्सीन को हासिल करने के लिए देशों के बीच गलाकाट अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा चल पड़ी है, जो धीरे धीरे वैक्सीन राष्ट्रवाद का रूप धारण कर रही है। दरअसल विकसित देश वैक्सीन के लिए जो गंभीर राजनीतिक दावेदारी पेश कर रहे हैं, उससे दुनिया के विकासशील और गरीब देश के सामने कई तरह की चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। अमेरिका, जहां वैक्सीन के 800 मिलियन डोज के लिए दवा कंपनियों से समझौता कर चुका है, वहीं यूनाइटेड किंगडम ने भी 340 मिलियन डोज की बुकिंग पहले ही कर रखी है। उधर चीन पहले दवा बनाकर विकासशील और कमजोर देशों को प्रभाव में लेने की कोशिश में है। प्रभावशाली देशों की यह कोशिश 2009 में H1N1 फ्लू के प्रकोप के वक्त की याद दिला रहा है, जब इसी तरह से वैक्सीन की जमाखोरी हुई थी। यानी कुल मिलाकर दुनिया के शक्तिशाली देश वैक्सीन की जमाखोरी की जुगत में लग गए हैं। लेकिन शक्तिशाली देशों की ये कोशिशें कई प्रकार के दूरगामी परिणाम के संकेत भी दे रही हैं। वैक्सीन की जमाखोरी से दुनिया के देशों में इसकी आपूर्ति में बाधा आएगी और लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जाहिर है, कोरोना महामारी से भी बड़ा संकट वैक्सीन की आपूर्ति को लेकर पैदा होने की आशंका है। इतना ही नहीं, वैक्सीन को हासिल करने की कवायद से दुनिया के देशों में खेमेबाजी की भी आशंका है। ऐसा माना जा रहा है कि शक्तिशाली देश मौजूदा हालात को अपने भू राजनीतिक फायदे में बदलने की जुगत में लगे हैं, जिससे सीमित संसाधनों वाले विकासशील देश नुकसानदेह स्थिति में हो सकते हैं। इस तरह से देखें तो वैक्सीन पर राष्ट्रवाद की जंग वैश्वीकरण की अवधारणा को धता बताकर वैक्सीन की कीमत को कई गुना बढ़ा देने की कोशिश जान पड़ती है, ताकि वैक्सीन तक गरीब देशों की पहुंच दूर की कौड़ी साबित हो। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि वैक्सीन राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि वैक्सीन राष्ट्रवाद है क्या। अगर सीधे शब्दों में कहें तो जब कोई विकसित देश वैक्सीन के सफल ट्रायल के बाद उत्पादन से पहले ही फार्मा कंपनियों से वैक्सीन के लाखों करोड़ों डोज खरीदने का समझौता करता है, तब उसे वैक्सीन राष्ट्रवाद कहते हैं। इसे प्री परचेज या एडवांस एग्रीमेंट्स भी कहा जाता है, जिसमें विकसित देशों द्वारा पहले अपने ही नागरिकों को सुरक्षित करने की कोशिश की जाती है। दरअसल असरदार वैक्सीन बनने से पहले ही कई देश वैक्सीन निर्माता कंपनियों से डील कर चुके हैं। अमेरिका ने कथित तौर पर 6 बड़ी दवा कंपनियों से 800 मिलियन खुराक की सुनिश्चित आपूर्ति के लिए समझौता किया है। यानी अमेरिका ने हर नागरिक के लिए 2 से अधिक खुराक का जुगाड़ कर लिया है। इन 6 समझौतों का मतलब ये है कि अगर इनमें से कोई भी कंपनी वैक्सीन विकसित करने में कामयाब होती है तो वे अमेरिका को किसी और से पहले वैक्सीन की आपूर्ति प्रदान करने के लिए बाध्य होगी। उधर यूरोपीय यूनियन ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन के 300 मिलियन डोज खरीदने का करार किया है, जबकि यूनाइटेड किंगडम ने 340 मिलियन खुराक की डील की है। दूसरे शब्दों में कहें तो यूनाइटेड किंगडम ने प्रति व्यक्ति लगभग 5 खुराक सुरक्षित करने के लिए कई कंपनियों के साथ समझौता कर लिए हैं। इसके अलावा जापान और मैक्सिको जैसे देश भी इस जमाखोरी की होड़ में शामिल हैं। ऐसी खबर है कि चीन में 1000 से ज़्यादा वैज्ञानिक कोरोना वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। दरअसल इन सभी देशों का मकसद अपने नागरिकों के लिए कोरोना वैक्सीन का जखीरा जमा करना है और अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद वे वैक्सीन की खुराक अन्य देशों को मुहैया कराएंगे। गौर करें तो ऐसा करने वाले देशों की तादाद बहुत कम है और वे सभी विकसित देश हैं। अपने देश के नागरिकों को सुरक्षित करने के अलावा
ये देश वैक्सीन की आड़ में विकासशील और कमज़ोर देशों को अपने प्रभाव में भी लेना चाहते हैं। यानी आने वाले समय में कोरोना वैक्सीन को हासिल करने की होड़ के कारण बहुत बड़ा संकट हमारे सामने खड़ा होने वाला है। ऐसे में सवाल है कि वैक्सीन राष्ट्रवाद को लेकर क्या क्या चिंताएं हैं। तो आइए इन चिंताओं पर एक नज़र डालते हैं। मोटे तौर पर दुनिया की आबादी करीब 800 करोड़ है, जिसमें सभी तक वैक्सीन पहुंचाना अपने आप में टेढ़ी खीर है। वैक्सीन को लेकर हुए अग्रिम समझौतों ने इसे और मुश्किल बना दिया है। इस आशंका से चिंता पैदा हो रही है कि इस तरह के अग्रिम समझौतों से कोरोना की वैक्सीन दुनिया की बड़ी आबादी की पहुंच से बाहर हो जाएगी। खासकर उनके लिए मुश्किल खड़ी होगी जिनके पास पर्याप्त धन नहीं है। नतीजतन लंबे समय तक दुनिया में इस महामारी के बने रहने की आशंका जताई जा रही है। इस चिंता के पीछे वजह यह है कि वैक्सीन का उत्पादन करने की क्षमता सीमित है। क्षमता इतनी सीमित है कि वैक्सीन के लिए जरूरी कांच की शीशियों की किल्लत की आशंका अभी से ही जताई जा रही है। ऐसे में अगर वैक्सीन राष्ट्रवाद अपने चरम पर पहुंचता है तो गरीब देशों को लंबे समय तक के लिए वैक्सीन का इंतजार करना पड़ सकता है। इस आशंका के पीछे एक तर्क यह भी है कि दुनिया भर में जितनी वैक्सीन पर काम हो रहा है वे सभी कामयाब हो जाएं, ये ज़रूरी नहीं है। अभी जिन वैक्सीन के कामयाब होने की उम्मीद है उन सभी की मांग बढ़ गई है और वे सभी अग्रिम समझौतों में प्रवेश कर चुकी हैं। अर्थशास्त्र की भाषा में समझें तो मांग बढ़ने के चलते इन वैक्सीन्स की कीमत में और बढ़ोतरी होगी और इसे हासिल करना गरीब देशों के बूते से बाहर हो जाएगा। अगर पूरे अमेरिका और पूरे यूरोपीय यूनियन का टीकाकरण करने का प्रयास किया जाए तो वैक्सीन की 2 डोज के साथ लगभग 1.7 बिलियन खुराक की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे में अगर यूरोपीय यूनियन और अमेरिका सभी वैक्सीन खरीद लेते हैं तो दूसरे देशों के पास कुछ नहीं बचेगा और इससे युद्ध की स्थिति पैदा हो जाएगी। उधर चीन को लेकर भी कई प्रकार के दावे किए जा रहे हैं। जानकारों का मानना है कि जो रवैया चीनी दूरसंचार कंपनी हुआवे ने 5G नेटवर्क लगाने को लेकर अपनाया, वैसा ही चीन में कोरोना वैक्सीन को लेकर भी दिख सकता है। कोरोना वैक्सीन के उत्पादन में बढ़त का इस्तेमाल वह कमज़ोर देशों में प्रभाव बढ़ाने के लिए कर सकता है। दरअसल अमेरिका और यूरोप के करीबी देशों की कोरोना में मदद कर वह उन्हें अपने पाले में ला सकता है। अमेरिका के सहयोगी फिलीपींस को जांच किटें भेजकर और सर्बिया की मदद कर उसने ऐसे संकेत दिए भी हैं। इस बात की आशंका है कि चीन कोरोना वैक्सीन की आड़ में भू राजनीतिक फायदे हासिल करने की कोशिश करेगा। इन सब मामलों को देखकर जहन में एक सवाल उठता है कि क्या इस प्रकार का राष्ट्रवाद एक नई अवधारणा नहीं है, या इससे पहले भी वैक्सीन राष्ट्रवाद को लेकर दुनिया में कोई बहस हुई है। तो आइए जानते हैं कि पूर्व में वैक्सीन राष्ट्रवाद की स्थिति कब पैदा हुई। दरअसल कोरोना वायरस वैक्सीन की किल्लत को लेकर पैदा हुई आशंकाएं कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी दुनिया के तमाम देश वैक्सीन राष्ट्रवाद की राह पर चल चुके हैं। बात 2009 की है, जब H1N1 फ्लू के प्रकोप के चलते दुनिया के अमीर देशों के बीच अभी की तरह ही वैक्सीन की एडवांस बुकिंग की होड़ लग गई थी। तब ऑस्ट्रेलिया पहला ऐसा देश था जिसने वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन उसने उन वैक्सीन के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया था। इससे इतर कुछ शक्तिशाली देशों ने कई फार्मा कंपनियों के साथ वैक्सीन के लिए अग्रिम समझौता कर लिया था। सिर्फ अमेरिका ने 6 लाख वैक्सीन डोज के लिए एग्रीमेंट किया था। नतीजतन अफ्रीका के कई देशों में महीनों तक इन टीकों की पहुंच मुमकिन नहीं हो सकी थी। आखिर में अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों ने दूसरे देशों के लिए अपने 10% स्टॉक को जारी करने पर सहमति जताई थी, लेकिन यह भी तब हुआ था जब इन देशों की वैक्सीन की ज़रूरत खत्म हो गई थी। इसी तरह HIV रोगियों के उपचार के लिए 1990 के दशक में विकसित एंटी रेट्रोवायरल दवाएं अफ्रीका जैसे सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र में उपलब्ध नहीं हो सकी थीं। जाहिर है यह सब कुछ वैक्सीन की जमाखोरी के कारण ही मुमकिन हो सका। इस पूरी बहस के बाद भारत से जुड़े तथ्यों पर भी बात करने की ज़रूरत है। हालांकि वैक्सीन राष्ट्रवाद के इस पूरे विमर्श में भारत का जिक्र कहीं भी होता हुआ नहीं दिखता। बात चाहे 2009 की हो या 2020 की, भारत कभी भी वैक्सीन राष्ट्रवाद जैसी अवधारणा का हिस्सा नहीं रहा। ऐसे में यह सवाल लाजिमी है कि कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर भारत की क्या स्थिति है। तो आइए भारत की स्थिति पर एक नज़र डालते हैं। दरअसल इस तरह के विवादों से भारत हमेशा अलग थलग रहा है। भारत ने कभी भी वैक्सीन की जमाखोरी का समर्थन
नहीं किया है। हालांकि वैक्सीन बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट भारत में ही है, लेकिन इन विवादों से भारत हमेशा बचता रहा है। हालांकि भारत में भी कई वैक्सीन परीक्षण के अलग अलग चरणों में हैं। भारतीय कंपनी भारत बायोटेक द्वारा कोवैक्सीन नामक स्वदेशी वैक्सीन का परीक्षण चल रहा है। इसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। यह वैक्सीन मानव परीक्षण के दूसरे चरण में प्रवेश करने वाली है। भारत बायोटेक इस वैक्सीन की 300 मिलियन खुराक बनाने की योजना पर काम कर रहा है। इसके अलावा अहमदाबाद स्थित फार्मास्यूटिकल कंपनी जायरस कैडिला की वैक्सीन जाइकोव-D का भी मानव परीक्षण जारी है। इस स्वदेशी वैक्सीन के अगले साल तक लॉन्च होने की उम्मीद है। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित कोविशील्ड नामक वैक्सीन के उत्पादन के लिए पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की गई है। सीरम ने इस वैक्सीन की 1 अरब खुराक बनाने की संभावना जताई है, जिसकी आधी संख्या भारत में इस्तेमाल होने की बात कही गई है। हालांकि भारत दूसरे देश से भी वैक्सीन खरीदने की योजना बना रहा है। इसके लिए रूस की वैक्सीन स्पुतनिक काफ़ी चर्चा में है, लेकिन दुनिया के दूसरे देश वैक्सीन की जमाखोरी जैसी राह पर चल पड़े हैं, जिससे दुनिया के मध्यम और निम्न आय वाले देशों के लिए कई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। ऐसे में सवाल है कि आगे की राह क्या हो। वैक्सीन राष्ट्रवाद की अवधारणा दुनिया के लिए किस तरह संकट का कारण बन सकती है, इसे हम पहले ही समझ चुके हैं। न केवल कोविड मरीजों की जिंदगी के लिए संकट पैदा होगा, बल्कि दुनिया के देशों के बीच एक प्रकार का तनाव भी पैदा हो जाएगा। इतना ही नहीं, वैश्वीकरण के सिद्धांतों का भी खूब उल्लंघन होगा। इसका एक उदाहरण तब दिखा था जब 2009 में ऑस्ट्रेलिया ने H1N1 फ्लू की वैक्सीन खोजी, लेकिन अमेरिका और अन्य देशों को निर्यात करने से पहले अपनी कई मांगें पूरी की। अब तक अमेरिका और चीन पर ही संरक्षणवाद की नीति अपनाने का आरोप लगता रहा है, लेकिन वैक्सीन राष्ट्रवाद के चलते अब दुनिया के कई देश इसमें शामिल होते दिख रहे हैं। हालांकि कुछ जानकारों का यह भी मानना है कि इस वैश्विक आपदा के चलते बायोटेक्नोलॉजी उद्योग के भविष्य में रणनीतिक जरिया बनने के आसार ज़्यादा हो गए हैं। ड्रोन, साइबर हथियार समेत सभी रक्षा उपकरणों की तरह कई देश अब दवाओं के मामले में भी आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करेंगे। उनका मानना है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस होड़ से दुनिया में सभी को फायदा ही होगा, लेकिन कई विशेषज्ञ इससे इत्तेफाक नहीं रखते। उनका मानना है कि वैक्सीन की जमाखोरी की यह कोशिश दुनिया को बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन की मदद से संचालित कोवैक्स फैसिलिटी मैकेनिज्म पर दुनिया के देशों को भरोसा करना होगा। इस अभियान में अब तक 170 देश शामिल हो चुके हैं। कोवैक्स अभियान दुनिया के लिए वही करता है जो अमीर देश व्यक्तिगत स्तर पर कर रहे हैं। इसके जरिए वैक्सीन के विकास और उत्पादन में तेजी लाने के लिए धन का निवेश किया गया है, लेकिन वैक्सीन राष्ट्रवाद से इतर यह अभियान सभी को सस्ती कीमत पर समान रूप से वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। जो देश इस पहल में शामिल हुए हैं, उन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैक्सीन की आपूर्ति का आश्वासन दिया गया है। वैक्सीन के सफल होने पर इन देशों को कम से कम 20% आबादी की सुरक्षा के लिए वैक्सीन की सप्लाई होगी। फिर जैसे जैसे अधिक वैक्सीन की खुराक उपलब्ध होती जाएगी, उन्हें देशों में उनकी जनसंख्या के आकार और उनके सामने आने वाली समस्या के अनुपात में वितरित की जाएगी। दूसरी तरफ वैक्सीन की जमाखोरी वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य सिद्धांतों के खिलाफ भी है, लेकिन इसे रोकने के लिए कोई कानून नहीं है। लिहाजा इस तरह के अग्रिम समझौतों पर लगाम लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून लाने की ज़रूरत है। दुनिया के देशों को यह भी समझना होगा कि वैक्सीन की जमाखोरी कोई अक्लमंदी का काम नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह की रणनीति उन देशों के लिए भी अच्छी तरह से काम नहीं कर सकती जो वैक्सीन को जमा करने में सक्षम हैं। तर्क है कि अगर दुनिया के कुछ हिस्से टीके मुहैया न होने की सूरत में महामारी से दो चार होते रहेंगे, तो इससे संक्रमण का खतरा अधिक समय बना रहेगा। अगर एक देश पूरी तरह कोरोना वायरस से सुरक्षित हो और उसका पड़ोसी मुल्क महामारी से उबरने में नाकाम रहे, तब साफ तौर पर उस सुरक्षित देश के लिए भी खतरा बना रहेगा। ऐसे में एक आदर्श स्थिति ये है कि सबसे पहले वैक्सीन उन्हें मुहैया कराना सुनिश्चित किया जाए जिन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। दुनिया भर में समान रूप से कमज़ोर आबादी वाले समूहों को पहले टीके की सुविधा दी जानी चाहिए और इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। बहरहाल
विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ साथ दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को इस संकट में ज़रूरतमंदों को टीकों के समान वितरण के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करने की ज़रूरत है। साथ ही भविष्य में किसी भी महामारी से बचाव के लिए एक आम राय बनाने पर जोर देने की ज़रूरत है। तो आइए नोट करते हैं आज का सवाल। सवाल है, वैक्सीन राष्ट्रवाद क्या है? इस अवधारणा के चलते विश्व समुदाय के समक्ष उत्पन्न चिंताएं क्या क्या हैं? उत्तर के समर्थन में उचित तर्क प्रस्तुत करें।